Welcome to Quality Coaching Academy. क्वेश्चन नंबर 69 प्लीज अगर आप देखें लीविस एसिड अमंग द फॉलोइंग, तो डेफिनेटली जो है लीविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसमें मोस्टली जो है फॉर एग्जांपल जो भी अगर आप लोग देखिए बोरान है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स BF3, और प्लीज अगर आप लोग देखें एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो इनको अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तीन जो है एलिमेंट्स इस तरह इनके इर्द गिर्द अरेंज है, एंड दे हैव 6 state of electrons in the valence shell. It's a 2 electron deficient है, hypovalent element है बोरान एंड hypovalent element है एल्यूमिनियम. लेकिन अगर आप लोग अमोनिया को देखें तो अमोनिया में यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आल्दो इसको हाईलाइट तो नहीं किया गया है, लेकिन इट्स नॉट जो है प्लीज अगर आप लोग देखें ये जो है लीविस एसिड नहीं है. तो इसमें अगर आप लोग देखें BF3 इज द लीविस एसिड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आप लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो बोथ A एंड B है. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट वन है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बोरान ट्राइफ्लोराइड लीविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ लीविस एसिड बट नॉट अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी तरह अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज हाइड्रोलाइजेबल साल्ट है. सोडियम नाइट्रेट जो है ये न्यूट्रल साल्ट है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बना होता है वो प्लीज अगर आप लोगों को याद हो वो न्यूट्रल साल्ट होते हैं. सोडियम क्लोराइड भी न्यूट्रल साल्ट है. लेकिन अगर आप लोग अमोनियम साइनाइड को देखें तो अमोनियम साइनाइड जो है ये साल्ट अगर आप लोग देखें ये वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है. अच्छा, इसी तरह अगर आप लोग जो है अमोनियम एसीटेट को देखें तो अमोनियम एसीटेट भी जो है ये वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन ये वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से ये जो साल्ट बना है ये न्यूट्रल है, और ये साल्ट जो है अगर आप लोग देखें हाइड्रोलाइजेबल है. तो ऐसे साल्ट जो वाटर में हाइड्रोलाइज होते हैं वो या एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं. न्यूट्रल साल्ट वाटर में हाइड्रेट होते हैं, उनकी हाइड्रेशन होती है. तो इसमें अगर आप लोग गौर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज हाइड्रोलाइजेबल है, तो ये अमोनियम साइनाइड जो है यहाँ पे द डिफरेंस बहुत ज्यादा है. यहाँ पे द डिफरेंस pKa वैल्यू ऑफ द एसिड एंड pKb वैल्यू ऑफ द बेस दोनों बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये साल्ट जो आप लोगों के पास क्या है ये न्यूट्रल साल्ट है. लेकिन अमोनियम साइनाइड में pKb वैल्यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 4.76 है, लेकिन साइनाइड के लिए pKa वैल्यू अगर आप लोग देखें तो ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो 9 है. तो दोनों में डिफरेंस है. तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि जहां पे डिफरेंस होगा वो साल्ट जो है आप लोगों के पास या एसिडिक होगा या बेसिक होगा. तो जो साल्ट एसिडिक होगा बेसिक होगा वो हाइड्रोलाइजेबल होता है. तो इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोग देखें तो ये सी ऑप्शन है. तो सी ऑप्शन में अमोनियम साइनाइड साल्ट इज अ बेसिक साल्ट है, और इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है. एसिडिक या बेसिक साल्ट सॉरी इनमें जो भी हो तो उनकी जो है हाइड्रोलिसिस होती है. क्वेश्चन नंबर 71 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 71 दिस इक्वेशन इज फ्रॉम द हेंडरसन-हेज़लबाच इक्वेशन से है. अगर आप लोग गौर से के तो यहाँ पे pH ऑफ द बफर सोल्यूशन इज इक्वल टू pKa एंड प्लस लॉग ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय प्लीज अगर आप लोग देखें एसिड कंसंट्रेशन है. आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर होती है तो आप लोगों के पास जो है बात सुनिए प्लीज pH और pKa वैल्यू दोनों बराबर होते हैं. अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अगर हम साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और एसिड की कंसंट्रेशन लो होती है तो फिर pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द pKa होता है. ये जनरल की एप्लीकेशंस है. और इसी तरह जो है अगर आप लोग गौर से कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन दिन साल्ट बढ़ जाए, एसिड कंसंट्रेशन साल्ट से बढ़ जाए बफर सॉल्यूशन में, तो फिर pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन लेसर देन pKa होता है. तो ये इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन-हेज़लबाच इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है. इसमें अगर आप लोग देखिए सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, इसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है, और अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे जो साल्ट है तो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है, साल्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप लोग देखें 0.1 है, तो ये 0.01 मोलर है, ये 0.1 है. तो इट मीन साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो देन द एसिड कंसंट्रेशन, तो सोल्यूशन का pH विल बी ग्रेटर देन द pKa वैल्यू. तो उसका pH क्या होगा वो pKa वैल्यू से ज्यादा होगा. तो प्लीज अगर आप लोग इस इक्वेशन में देखिए ए ऑप्शन आप लोगों के पास इसमें करेक्ट वन आता है. तो प्लीज आप लोग और से क्वेश्चन नंबर 72 साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब भी आप लोगों के पास एक ऐसा साल्ट हो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना होता है तो pH स्ट्रॉन्ग के साइड पे होता है, बेसिक के साइड पे. जो स्ट्रॉन्ग होगा pH उसके साइड पे होगा, तो ये बेसिक साल्ट होगा. तो pH जो है अगर द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक साल्ट,
तो क्वेश्चन नंबर 72 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 74 को अगर आप देखें, सोल्यूशन हैविंग जो है लीस्ट के ए वैल्यू, तो प्लीज 0.01 मोलर एसिड, 2 मोलर एसिडिक एसिड है, 0.2 मोलर एसिडिक एसिड है, 0.9 मोलर एसिडिक एसिड। याद रखें कंसंट्रेशन पे पी के ए वैल्यू या के ए वैल्यू डिपेंड नहीं करती। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, अगर एक एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, उसका पी के ए वैल्यू विल रिमेन सेम, उसके पी के ए वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑल हैव सेम के ए वैल्यू या पी के ए वैल्यू। तो इन सब का के ए वैल्यू या पी के ए वैल्यू वो सब के सब क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 प्लीज, सॉरी, a solution having low concentration of hydrogen ion, a solution having low concentration of hydrogen ion। तो प्लीज अगर आप लोग देखें जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगे वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। तो 0.1 मोल सोडियम फ्लोराइड साल्ट, ये साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये साल्ट बेसिक होगा कि नहीं है? तो जो साल्ट बेसिक होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो उस साल्ट के सोल्यूशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर आप लोग देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, बी है जो है अगर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, एंड डी जो है अगर आप लोग देखिए अमोनियम क्लोराइड एसिडिक साल्ट है, तो इसलिए वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इसमें ए ऑप्शन इस पे भी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आप लोगों के पास 0.1 मोलर द सोल्यूशन इज बेसिक होगा, क्योंकि ये बना हुआ है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनता है वो बेसिक साल्ट होता है। तो बेसिक साल्ट में क्या होगा कि जब आप इसको वाटर में डाल देंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। A solution, क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, सोल्यूशन हैविंग लीस्ट के ए वैल्यू। तो याद रखिए के ए वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, के ए वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, पी के ए वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन। तो ये इंडिपेंडेंट है। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 74 में जो है आपके पास डी ऑप्शन है। सो प्लीज आप लोग याद रखिए द के ए वैल्यू जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द, प्लीज जो है मैं रखिए कंसंट्रेशन पे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑल हैव द सेम के ए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, कंपोजिशन ऑफ बफर सोल्यूशन। तो जब भी हम बफर बनाते हैं, अगर आप लोग गौर से कि बफर जो है जब भी बनाए जाते हैं, तो बफर्स को जब भी हम बनाते हैं तो क्या लेते हैं, वीक एसिड एंड देयर साल्ट, और उसी का साल्ट लेते हैं, या वीक बेस एंड देयर साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, इसके लिए लेते हैं। तो अगर आप लोग पहला ऑप्शन देखिए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, गलत है। यहां पे जो है वीक एसिड एंड वीक बेस है, गलत है ये। अगर आप लोग वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, तो साल्ट और वीक बेस के एसिड के कॉम्बिनेशंस को हम क्या लेते हैं, बफर सोल्यूशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोगों के पास यहां पे जो ऑप्शन है डी ऑप्शन यहां पे भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 अगर आप लोग देखिए इसमें डी ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस अमंग द फॉलोइंग। वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। तो जिसका के ए वैल्यू ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी के बी वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉल होगी। तो के ए तो हाइड्रोआयोडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका आयोडाइड कंजुगेट बेस ये वीक है। नाइट्रस एसिड वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो NO2 होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बी ऑप्शन अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन, नाइट्रस एसिड का कंजुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये नाइट्राइट आयन है। नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग वीक कंजुगेट बेस है, सल्फेट भी वीक है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होता है और जो एसिड वीक है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 77 को अगर आप लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 77 में अगर आप लोग गौर से कहें तो यहाँ पे मेरे पास एक बफर सोल्यूशन है, कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने वाटर में डाल दिया है। जब मैं इसको वाटर में डाल देता हूं तो यहाँ पे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें साल्ट डाल लेते हैं और इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड डालता हूं तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ले शार्टर प्रिंसिपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा, हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन होंगे और मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मुझे बताएं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं है?
ये रिवर्स डायरेक्शन में जाए कि नहीं है। तो मुझे ये बताया कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ये डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो पहला ऑप्शन को देखिए, अगर आप लोग हो सके when ammonium chloride is added into aqueous solution of ammonium hydroxide solution, then what will happen? क्या होगा? The hydroxide ion concentration decreases, hydroxide ion concentration increases, concentration of ammonium hydroxide दोनों increase नहीं, हाइड्रोक्साइड आप लोगों के पास क्या हो जाती है, वो डिक्रीज की तरफ चले जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, और इसमें अगर आप लोग देखें, जब मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड डालूंगा तो ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एंड इट विल मूव द रिवर्स डायरेक्शन, और आप लोगों के पास कॉमन आयन इफेक्ट का कांसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, प्लीज अगर आप देखें, कैन बी इक्वल यूनिटी के बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल टू 1 के बराबर भी हो सकता है। अब बाद रिएक्शन के लिए ऑलवेज इक्वल टू 1, बाद रिएक्शन के लिए ऑलवेज इक्वल टू 2, बाद रिएक्शन के लिए होल नंबर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये हमेशा होल नंबर में, ऑलवेज इन होल नंबर में डिस्क्राइब होती है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, आप मॉलिक्यूल को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में डिस्क्राइब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये प्लीज आप लोगों के पास इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी। तो जब भी आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन और जो है रेट कांस्टेंट, जब भी किसी भी कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट के बराबर हो, इसका मतलब ये कि ये कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। तो जो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो रिएक्शन के, उनको हम जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स में रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन आता है। सॉरी 79, मैंने 78 को नहीं लिखा, ये 2 मरतबा लिखा, ठीक है, सॉरी, इसकी करेक्शन कर ले। 78 के लिए डी है और 79 के लिए सी ऑप्शन जो है। क्वेश्चन नंबर 79 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन है, जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, a catalyst does not affect the state equilibrium state of reaction, ठीक है। A catalyst does not differentiate between the forward rate for the forward and rate for the reverse, दोनों को इंक्रीज करवाता है, दोनों को चेंज करता है। और लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी स्टेटेड विद अ लो रिएक्शन रेट, तो जब भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो डेफिनेटली जो है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है, स्लो रेट के साथ होता है। तो क्या ये आप लोगों के पास ऑल करेक्ट नहीं है? तो ऑल आर करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये क्या है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट है। तो प्लीज आप लोग गौर से कि ये ऑल स्टेटमेंट जितनी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ अगर आप लोग चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 81 में यूनिट्स की बात की गई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ओनली पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये मोर इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसके यूनिट याद होने चाहिए। ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज पर यूनिट टाइम, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर, पर डेज, जो भी आप लोगों को यूनिट गिवन हो, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पर सेकंड। रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर आप लोग हो सके तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर कंसंट्रेशन तो हम लेते हैं कंसंट्रेशन। प्लीज अगर आप देखिए कंसंट्रेशन इनवर्स, और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए पर सेकंड जो इसकी बात करते हैं, या अगर आप लोग हो सके बात सुनिए प्लीज, दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे लेते हैं कि कंसंट्रेशन को मैं मोलरिटी, कंसंट्रेशन को कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरिटी से। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना है कि कंसंट्रेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं मोलरिटी को कि मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट। तो ये अगर आप लोग देखें तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि मेरे पास पर मोलर और पर सेकंड। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं, अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर लेता हूं तो आपके पास लीटर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे अगर आप लोग देखें पर मोल और पर सेकंड। इसी तरह अगर आप लोग देखें डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड। इसी तरह अगर आप लोग देखें सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह जो है अगर आप लोग देखें पर मोलर पर सेकंड, ये सारे सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप लोग गौर से इसके लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है इसमें यूज होते हैं।
मीटर क्यूब पर मोलर, मीटर क्यूब पर मोलर, ये सॉरी ये पर मोलर, ये पर मोलर है, ये पर मोलर है, ठीक है। ये पर मोलर का मतलब प्लीज आप लोग देखें तो ये मोलरिटी की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। अगर मैं इसके साथ ये लिखूं, देखा गुरिये प्लीज, अगर आप लोग देखें, अगर मैं इसके साथ लिखूं मीटर क्यूब, तो मैंने लीटर को किस चीज में कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब में, वॉल्यूम की एक्सप्रेशन करवा रहा हूं। और इसको अगर आप लोग देखें कैपिटल दोनों में डिफरेंशिएट करवाने के लिए, तो ये पर मोलर, तो ये पर मोल हो गया, और यहां पे ये पर सेकेंड है। तो ये एसआई सिस्टम में, ये अगर आप लोग देखें सीजीएस सिस्टम में, ये मुख्तलिफ सिस्टम है, इसकी एक्सप्रेशन क्या है, तो ये आप लोग ऑल ऑफ द अबव इसमें है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज गौर से कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, इसमें ऑल ऑफ दीज आर द सेकंड ऑर्डर करेंट। इसके लिए अगर आप लोग देखें ये यूनिट्स है, तो डी ऑल ऑफ द अबव इसके लिए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 82 को देखें, हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड जो है, ये भी बात करें कोर्स में नहीं है, ये बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग पेपर में देखें बार बार इससे क्वेश्चन आए, बार बार इससे जो है क्वेश्चन को उन्होंने मिक्स किया हुआ है और इससे क्वेश्चन देते हैं। ऑल्दो हाफ लाइफ जो है ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, और जनरली हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं 1/k into a(n-1). वेयर n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये अगर आप लोग देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिके ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की हाफ कंसंट्रेशन की डिके के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ये उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहलाता है। तो अगर आप लोग गौर से देखें, तो अगर ये सेकंड ऑर्डर हो तो इनकी वैल्यू 2 है, तो यहां पे अगर आप लोग देखें 1/k into 2-1, और हाफ लाइफ 1/k, और यहां पे अगर आप लोग देखें ये a है, इनिशियल कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप लोग देखें, तो ये हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका रिलेशन क्या है, अगर आप लोग देखें इस कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं, स्क्वायर नहीं है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप लोगों से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल, तो फर्स्ट पावर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में आप लोगों का डी ऑप्शन यहां पे भी करेक्ट बना रहा है। सो प्लीज अगर आप लोग देखिए, हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन is inversely proportional to the concentration of the initial concentration of the reacting substances, ये इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, इसमें डी ऑप्शन जो है यहां पे आता है। क्वेश्चन नंबर 83 को अगर आप लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 83 में वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रीजन फॉर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो इसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, that the fraction of high energy molecule increases with the rise of temperature, the activation energy of the reaction decreases with the rise of temperature, the pressure exerted by the reactant molecule increases with the rise of temperature, the molecule collide more frequently at high temperature। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है जिसमें मोर मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। सो द फ्रैक्शन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं उनकी फ्रैक्शन, उनकी कंसंट्रेशन, वो जो है क्या हो जाते हैं विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। तो इसमें ए ऑप्शन मोर जो है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन अगर आप लोग देखिए ये यहां पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए, अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट्स, ऑल रिएक्शन व्हिच अकर इन अ गैसियस फेज आर ए जीरो ऑर्डर काइनेटिक है। एवरी कोलिजन अगर आप लोग गौर से बिटवीन द रिएक्शन लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन, एंड द नेक्स्ट जो है द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप लोग ये तीन स्टेटमेंट जो मैंने दी है, ये स्टेटमेंट कोलिजन थ्योरी में नहीं है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव कोलिजन, कि जितने आप लोगों के पास इफेक्टिव कोलिजन होंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे, तो उससे तो डी ऑप्शन जो है इसके लिए यहां पे एक प्रॉपर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 में डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट वन है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। द कोलिजन थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट इज बेस्ड ऑन the collision are must for the chemical reaction। दूसरा पॉइंट के, the energy of colliding molecule must be at least equal to the energy of activation। in the third one क्या है, the collision between the reactor molecule must be in proper orientation for the fruitful collision के लिए। तो all of the above जो है करेक्ट आंसर है। और ये तीन स्टेटमेंट है जो आप लोगों के मतलब ये बुक में है,
और ये तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 85 में डी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए कंपाउंड हैविंग द लीस्ट लेटेस्ट एनर्जी, कौन सी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो सबसे लीस्ट है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए सोडियम है, इन तीनों केस में सोडियम यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, यहाँ पे आयोडाइड है। तो केटाइन का साइज फिक्स है, एनाइन का साइज बढ़ रहा है। एनाइन का साइज जितना इंक्रीज होगा, यहाँ पे आप लोग प्लीज गौर से देखिए, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होगी, लेटेस्ट एनर्जी डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो सबसे लीस्ट जो है लेटेस्ट एनर्जी यहाँ पे अगर आप लोग देखिए वो बी ऑप्शन में। तो याद रखिए एनाइन का साइज या केटाइन का साइज, इन दोनों में जो भी साइज हो हैव इनवर्स रिलेशन विद द लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो लीस्ट लेटेस्ट एनर्जी जो है सोडियम आयोडाइड की है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? सेल पोटेंशियल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेल पोटेंशियल इज एक्सटेंसिव, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? सेल पोटेंशियल जब आप लोगों के पास बन जाता है बस वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देता है, फिर वो एक्सटेंसिव नहीं है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड को साइज को चेंज करने से ईएमएफ ऑफ द सेल चेंज नहीं होता है, उस पर इंडिपेंडेंट है। साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हाँ ये है कि साल्ट ब्रिज क्या करता है कि जब भी आप लोगों के पास दो कंपार्टमेंट में आयंस अनबैलेंस हो जाते हैं तो उन आयंस की बैलेंसिंग करवाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। अगर आप लोगों से इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स द कैथोड इज ऑलवेज कंसीडर्ड विद अ नेगेटिव साइन, नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो अगर आप लोग गैल्वानिक सेल में देखें तो गैल्वानिक सेल में जो है पॉजिटिव साइन से इसकी एक्सप्रेशन करवाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है हम क्या करते हैं इसको नेगेटिव साइन से एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो ये गलत है। तो साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द हाफ सेल। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 87 में देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है अगर आप लोग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखें, क्रोमेट और 6 आयोडाइड और यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, आयन है, ये क्रोमियम +2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 आयोडीन है अगर आप लोग गौर से के, और यहाँ पे ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन इज नॉट ट्रू। अगर आप लोग ये क्रोमियम +3 है, आप लोग प्लीज जो है यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लेकिन ये है कि ये क्रोमियम +3 है, +2 नहीं है, इसका क्रोमियम नहीं है। क्रोमियम ये ऊपर जो लिखा है आप लोग देखिए, ये 3 लिखा है कि 2 लिखा है, वहां पे ये 2 लिखा है, ये गलत है, ये 3 है। क्रोमियम +3 इज द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नॉट +2 है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम चेंज फ्रॉम +6 टू +3, ये स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रॉपर हाईलाइट नहीं किया गया है। ठीक है, अगर किसी ने ये किया है ठीक है, कोई मसला नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन चेंज फ्रॉम -1 टू 0, द आयोडीन बिल्कुल ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन चेंज फ्रॉम +1 टू 0, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड पे स्टेट बराबर है, कोई चेंजेस पे नहीं है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिमेन सेम, वो भी कोई रिमेन सेम है। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन, और अगर किसी ने सी किया हो या ए किया हो, दोनों में मसला है। तो अगर आप किसी ने किया हो तो खैर उनको मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पे +3 की जगह उन्होंने +2 लिखा है इक्वेशन में। हाँ, आपने एक किया है, बस ठीक है, सही है, मैं उनको कह दूंगा। सोडियम क्वेश्चन नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 88 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए ऑप्शन और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन, दोनों जो है बनते, क्योंकि अगर क्रोमियम +3 लिखा होता तो फिर ठीक है, लेकिन ये क्रोमियम +2 लिखा हुआ है। मुझे तो यहाँ पे +2 नजर आ रहा है, आप लोगों को देखिए वहां पे +2 ही लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, व्हिच अदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आर मेड इन दिस प्रोसेस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, चेंज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 89 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। सॉरी की निकले क्षमा की के नहीं की, तो यहाँ पे मेरे साथ डी है, एक्सप्लेनेशन इसके साथ दी है, नहीं ये तो गलत लिखा है, फिर इसमें भी ये प्लीज इसकी करेक्शन कर लें। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस, सी में तो सोडियम, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए उन्होंने ऑप्शन में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को लिखा है, लेकिन ऑप्शन में सी लिखा है।
ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो अगर आप देखें डी पे है, सी पे तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये इस हाइड्रोजन और क्लोरीन, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ये। अच्छा आप लोग गौर से के व्हेन द KMnO4 इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज सल्फेट, द खबर हमारी प्लीज, जब भी आप लोग ये KMnO4 है और इट चेंज इनटू मैंगनीज सल्फेट में ये कन्वर्ट होता है, मैंगनीज सल्फेट में, तो इसके लिए प्लीज अगर आप देखिए इक्विवेलेंट वेट आपके कोर्स में है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये कोर्स में है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट, ये दो टर्मिनोलॉजीज आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो जब भी आप लोग ये इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो +7 से +2 की तरफ जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन गेन, इसका मतलब ऐड होना 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऐड होना 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं, +7 से +2 पे जाना, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो आपने क्या करें, द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट, द मोलर मास ऑफ द जो है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी में कितना चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है उस नंबर के साथ इसका आप लोगों ने रेशियो निकाला, ये उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। सो द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन, नंबर में कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों का रेशियो, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 80 को देखें, 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 को अगर आप लोग देखें तो इसमें ए ऑप्शन बनता है, सॉरी की में डी लिखा है, गलत लिखा है, इसकी क्या, अच्छा बस ठीक है, उसको आप इग्नोर करें, आप दोनों चीजों को मत देखें, आप यहां पे देखें, ठीक है। ये मेरे ख्याल में जो है इन्होंने ये मेरे साथ की में जो है ए लिखा है और आपके साथ की में डी लिखा है, ये कुछ अजीब सा है, चलो ठीक है, खैर है, वो उनको करेक्शन का, आप इसको मत देखिए, बस यहां पे देखिए, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है क्वेश्चन नंबर 91, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैल्वानिक सेल, रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैल्वानिक सेल, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इनटू 2 बीकर्स, बिल्कुल ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, बिल्कुल ठीक है। द रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो ये गलत है, तो ये द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये गलत है। गैल्वानिक सेल्स में जब भी रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जरिए होते हैं, टू सेट अप दिस सेल साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, तो सी ऑप्शन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो 91 में सी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 92 को देखिए, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल्स इफ जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जो है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 1.67 वोल्ट हो, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनदर एलिमेंट जो है माइनस 0.76 वोल्ट हो, तो फाइंड आउट द ईएमएफ। तो ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक, इन दोनों का डिफरेंस निकालें जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज गिवन हो, तो ई कैथोडिक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ई कैथोडिक है, माइनस 0.76 ज्यादा है, माइनस 1.67, अगर आप लोग देखें वोल्ट ये कम है, तो ये माइनस 0.76 प्लस 1.67, तो 1.67 माइनस 0.76 दोनों का डिफरेंस निकाले, यू विल गेट 0.9, ये राउंड अबाउट 0.9 आपके पास आएगा, ए ऑप्शन इसमें, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये कौन से ऑप्शन के, पॉजिटिव साइन के साथ, तो 0.91 वोल्ट जो आपके पास होगा। अच्छा जब सेल पोटेंशियल ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो क्या है, ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस है, द प्रोसेस कंसिडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें, द प्रोडक्ट फॉर्म इट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सुने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिकवर होता है ट्रे में, हाइड्रोक्लोरीन क्लोराइड, ये क्लोरीन गैस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हाइड्रोजन +1 में, ये 0 में जा रहा है, तो अगर आप लोग गौर से रिडक्शन कहां पे, रिड्यूस हो रहा है ना, रिडक्शन कहां पे होती है, एनोड पे होती है, कैथोड पे, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है। तो द हाइड्रोजन गैस रिलीज इट कैथोड, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होता है। कुछ स्टेटमेंट आप सुने, द प्रोडक्ट फॉर्म एट द कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ये है यहां पे, सॉरी प्लीज, नहीं प्लीज इसकी करेक्शन कर ले, ये गलत है, ये सॉल्यूशन अगर ब्राइन होता तो हाइड्रोजन गैस होता, अगर ब्राइन होता तो ये हाइड्रोजन गैस होता, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड पे फिर सोडियम मिलेगा आपको, बी ऑप्शन पर इसमें, इसकी करेक्शन कर ले प्लीज, अगर आप लोगों से, ये तो ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में आपके पास यहां पे बी ऑप्शन है,
सोडियम क्लोराइड वाटर में नहीं है, मोल्टन फॉर्म में, सॉरी इसकी करेक्शन कर ले। सोडियम क्लोराइड अगर वाटर फॉर्म में होगा तो हाइड्रोजन गैस होगा, अगर सोडियम क्लोराइड इस फॉर्म में है तो सोडियम और आपका क्लोरीन होगा। तो सोडियम +1 से 0 पे जा रहा है और क्लोरीन -1 से 0 पे जा रहा है। तो सोडियम +1 से 0 रिडक्शन हो रही है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो प्लीज इसकी करेक्शन करें। मैं सोच रहा था कि सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन है, इससे हाइड्रोजन गैस। आप इसकी करेक्शन करें, इसमें बी ऑप्शन है, 93 ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्शन है। सोडियम मेटल की रिडक्शन होगी और वो जो है रिड्यूस होगा कैथोड पे, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्शन है। According to Faraday's second law, the weight of different substances evolved by the passage of the same quantity of current are proportional to the, प्लीज अगर आप लोग देखें तो सेकंड फैराडे लॉ ये है कि वेट का इक्विवेलेंट वेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसकी अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगी बाय जो है इंट्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ करंट और मोर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। जितना काम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम देते हैं तो प्लीज जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसकी अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगी। तो प्लीज अगर आप अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ द वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इवॉल्व बाय द पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट। ये इसका डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग प्लीज गौर से कि क्वेश्चन नंबर 94 में आप लोगों के पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एक सब्सटेंस का? Equivalent weight as a substance, molar mass of a substance divided by their valency number। इनका वैलेंसी नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वैलेंसी नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय एन, और यहाँ पे 96500, दैट इज कॉल्ड 96500, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट एंड दैट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। इट्स अ 1 फैराड, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज किए होते हैं 1 फैराड इसके साथ। तो अगर आप मोलर मास n बाय f डिवाइड करते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है, अगर आप मोलर मास डिवाइड बाय n डिवाइड करते हैं तो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। इसको हम सिर्फ इक्विवेलेंट वेट का नाम देते हैं। फिर तो ये सेकंड फैराडे लॉ ये है कि आप लोगों के पास जितना वेट होगा इलेक्ट्रोलाइट का और इक्विवेलेंट वेट, इन दोनों का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा उसकी अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगी और जिसके अमाउंट इक्विवेलेंट वेट कम होगा उसकी अमाउंट कम डिपॉजिट होगी। तो ये अगर आप लोग देखें ए ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 95 में अगर आप लोग गौर से देखें, a cell is prepared by dipping an aluminum rod with a -0.67 volt in 1 molar solution of hydrogen electrode, 1 molar solution of HCl जो है आप लोगों के पास है। What are the cathode and anode respectively? तो अगर आप लोग इसमें देखें, एक एल्यूमिनियम है और दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है। तो एल्यूमिनियम के साथ जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो -0.67 माइनस जो है 1.67 है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट कंसीडर की गई है। तो इसमें कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये एल्यूमिनियम जो है अगर आप लोग देखें ये एनोड कंसीडर किया जाएगा और ये कैथोड। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो इज अ कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो इज अ एनोड बिहेव करेगा। तो यहां पे प्लीज अगर आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 95 में प्लीज कैथोड जो है आप लोगों के पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा और एनोड एल्यूमिनियम होगा। तो बी ऑप्शन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 को थोड़ा सा देखें। ये बाकी जो ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन ये जो 96 क्वेश्चन है इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें और इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आसानी के साथ। ये मैंगनीज ऑक्साइड है, परमैंगनेट, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स है। प्लीज अगर आप देखें मैंगनीज +2 और यहाँ पे ये H2O है। ये स्टेटमेंट अगर आप लोग गौर से देखें, इसके लिए फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग रेशियो फाइंड आउट करें। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक ही पॉइंट को ले रहा हूं। मेरे पास जो है यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, लेकिन मैं समझाता हूं कि सी ऑप्शन को किस तरह करेक्ट करवाना है। 1 है, 8 है, 5 है और यहाँ पे अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे ये 1 है और ये 4 है। मैं समझाता हूं। देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इस तरह एब्रिविएशन करें। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है। इस तरह इनकी एब्रिविएशन करें। देखिए अगर आप लोग देखें तो मैंगनीज
ए, मैंगनीज यहाँ पे डी पे, इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे एन मैंगनीज 1A, मैंगनीज डी ऑप्शन, दोनों के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। अच्छा दूसरा ऑप्शन करेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन अगर आप लोग गौर से के तो इसकी जो है करेक्शन करवाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए ये क्या है? 8 हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन है कि नहीं है? अच्छा हाइड्रोजन और किसी जगह पे है? ई पे है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 बराबर है कि नहीं है? बस 2 पॉइंट्स आपको मिल जाए, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होना। आप देखें ना 5 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे चला जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे चला जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन भी लिखा हुआ है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। 2 ऑप्शन आपको मिल जाए, ये काफी है। तो आप लोग गौर से कि ये ए और डी बराबर है और बी और ई के नंबर चाहिए। जब ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाए, यही आप लोगों का ऑप्शन है, बाकी को टिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज गौर से कि यहां पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 96 है उसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और वो है 2 फैराडे ऑफ करंट इज पास। अब ये जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, 2 फैराडे करंट इज पास। ये जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो जिंक डिपॉजिट होता है। सर्किट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो आपको 1 जिंक एटम डिपॉजिट हो जाता है। अगर सर्किट में प्लीज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करें, 2 मोल, तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट, 1 मोल का मतलब है एवोगाड्रो नंबर ऑफ जिंक डिपॉजिट हो जाएंगे। 2 मोल ऑफ करंट, 2 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल, 1 मोल। याद रखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो 1 फेराड के बराबर होता है। तो अगर ये 2 है तो 1 फेराड, 1 मोल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फेराड चार्ज, तो 2 मोल, 2 फेराड। अगर मूव करते हैं तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा एंड दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो। अब स्टेटमेंट को देखिए, इफ 2 farad of electricity is passed through a solution of zinc sulfate, then the number of atom deposited at cathode, Avogadro number of atom. जिंक के कितने एटम डिपॉजिट होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम जो है यहां पे इसके डिपॉजिट होंगे एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी क्वेश्चन नंबर 97 में। अगर आप लोग गौर से के तो यहां पे जो है प्लीज बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू, सुने प्लीज, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जितना टाइम के लिए मैं करंट पास करता हूं मोर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जितना ज्यादा करंट पास करता हूं मोर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द टाइम एंड डायरेक्ट रिलेशन विद द करंट, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखें तो यहां पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99 फिर बैलेंसिंग रेशियो है। आप लोग देखिए इसका प्रैक्टिस दोबारा दूसरे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, यही ट्रेंड है। तो अगर आप लोग गौर से के मरकरी सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लीज अगर आप लोग देखिए मरकरी, कैल्शियम सल्फाइड और यहां पे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फेट है। अच्छा इसमें बस मैं डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखिए 4, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे ये 1 है। अच्छा ये सी ऑप्शन बनता है सही, बी ऑप्शन सही बनता है। अच्छा मैं इसका एक्सप्लेन करवा रहा हूं। अगर आप लोग देखें इसको कंसीडर करें ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, ये सी, ये भी सी। आपका सी प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट है। ये अगर आप देखिए ये डी, ये भी डी, और ये अगर आप लोगों से ई है और ये भी ई है। मैंने क्या कहा, 2 ऑप्शन निकालें, 2 पॉइंट जब आपको मिल जाए कि ये बराबर है बस वही आपका आंसर है। लेकिन आपने सीक्वेंस में जाना है। देखिए 4 मरकरी ए पे, मरकरी यहां पे है नहीं है, सी पे है, दोनों के कोएफिशिएंट बराबर सेम है कि नहीं है? सेम है। अब एक दूसरा कंफर्म करवाए, ये आपकी मर्जी है कि सेकंड को कंफर्म करवाना चाहते हैं या ये आपकी मर्जी है नेक्स्ट को कंफर्म करो, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्या है, सल्फर है, नेक्स्ट क्या है सल्फर। तो कितने सल्फर है? 4, यहां पे सल्फर है, यहां पे सल्फर है, यहां पे है, वह यहां पे है, 3 है, लेकिन एक सल्फर यहां पे भी। तो 3 + 1 और यहां पे 4, बस ये 2 पॉइंट मिल गए, यही आपका ऑप्शन है। बाकी किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये 2 ऑप्शन अगर आपको मिल जाए बस ये काफी। आप लोग देखे ना 4 कैल्शियम, यहां पे बी 4 कैल्शियम, 3 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 4 ही है।
अच्छा देखिए कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, और देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी बिल्कुल बैलेंस है। तो 2 आप लोग पॉइंट आउट करें, बस बाकी की जरूरत नहीं है, फिर उस पर अपना टाइम और जाया ना करें, आगे जाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 99 में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का बी ऑप्शन बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये दूसरा केमिकल एक्स्ट्रा आया है, तो ये स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये दूसरा केमिकल इसमें क्या करें। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट अभी जो मैंने लिखा है Z is equal to the molar mass of a substance divided by NF. So you have to write एल्यूमिनियम के लिए 27 ग्राम पर मोल, एल्यूमिनियम के लिए 27 ग्राम पर मोल, और यहां पे एल्यूमिनियम पे अगर आप लोग देखें +3, ये N रिप्रेजेंट करता है 3 को, ये N रिप्रेजेंट करता है चार्जेस को, और ये F आप लोगों के पास है, तो ये कांस्टेंट है। तो 27 ग्राम बाय 3F इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो प्लीज अगर आप लोग गौर सीखे तो यहाँ पे 100 में आप लोगों के पास जो बनता है सी ऑप्शन बनता है। अच्छा अगर मैं आपको कहता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, देखो गुरे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, तो 27 ग्राम लिखे डिवाइड बाय 3। तो अगर आप E को लिखते हैं तो 27 डिवाइड बाय 3, और अगर आप Z लिखते हैं तो 27 डिवाइड बाय 3F होगा। Z और E में डिफरेंशिएट करें, Z इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, E इक्विवेलेंट वेट, ये दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 101 अगर आप लोग देखें, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, रिडक्शन बी और सी, रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप लोग देखें तो इसका -2.92, इसका अगर आप लोग देखें तो माइनस जो है 0.5 वोल्ट, और इसके लिए जो है -1.3 वोल्ट है। अच्छा तो अगर आप लोग गौर से द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर कर, द एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट हो, जिसका लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर हैव इनवर्स रिलेशन विद द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। तो आप लोग देखिए सबसे कम ये है, तो सबसे ज्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर उसके बाद सी, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो बी का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में बनता है, डी। क्वेश्चन नंबर 101 में डी ऑप्शन बनता है जी, सॉरी ई था इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए इक्विवेलेंट वेट, ये ई जो आपकी बात कर रहे हैं ये इक्विवेलेंट वेट, इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, इसको हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सेकंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट क्लास है, और जी जो होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये फर्स्ट क्लास से होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये उससे आता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, जी और ई, जी और ई। सुने प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप लोग चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, when a copper wire is placed in a solution of silver nitrate the solution become blue color, this is due to the formation of देखिए बात सुनिए प्लीज, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वो कम है और सिल्वर का ज्यादा है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो अगर आप कॉपर का वायर लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो सिल्वर इसमें, कॉपर इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाए। तो यहां पे होगा क्या कि ये कॉपर है, सिल्वर आयन के साथ कांटेक्ट में आता है तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो कम है और सिल्वर का ज्यादा है। तो जिसका कम है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसका ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये चेंज इनटू ब्लू कलर, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहां पे कॉपर आयन की फॉर्मेशन होती है, इसी वजह से तो का सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 में सी ऑप्शन कॉपर आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आप लोग देखें सिल्वर के लिए +0.8 वोल्ट है, जिंक के लिए -0.6,
व्हाट इज द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस डेटा? देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। आप लोग इस डेटा से क्या कंक्लूजन लेते हैं? सिल्वर कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्यूशन या जिंक कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन? शाबाश। तो जिसका कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो हायर वाले को डिस्प्लेस करेगा, जिसका ज्यादा होगा वो लोअर वाले को नहीं करवा सकते। समझ रहे ना? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हायर वाले को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, सिल्वर आयन कैन डिस्प्लेस जिंक, ये गलत है। ए ऑप्शन, सिल्वर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिल्वर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिल्वर इज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिल्वर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पॉइंट है। जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू देन सिल्वर टू फॉर्म पाथ। बिल्कुल, जिंक हैव मोर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, उसकी ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तो इसी वजह से वो सिल्वर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करवा सकता है। तो सी ऑप्शन इसमें है। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे प्लीज क्वेश्चन नंबर 103 में सी ऑप्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 96500 कूलम चार्ज आर पास थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिक बाथ, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। ये अगर आप लोग देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ये क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से we know that W is equal to ZQ, खबर हो रही, W is equal to ZQ है। तो W जो है अगर आप लोग देखें Z of the silver 108 ग्राम पर मोलर डिवाइड बाय, प्लीज अगर आप लोग देखें NF है तो सिल्वर का चार्ज अगर आप लोग +1 है तो +1, यहाँ पे इसका वैलेंसी हो गया, और 96500 ये इसके फैराड है, मल्टीप्लाइड अगर आप लोग चार्ज है बुक में देखें, सॉरी सेंटेंस में देखें, सेंटेंस में अगर आप लोग देखें तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 96500 कूलम चार्जेस। अब चार्जेस कितने दिए गए हैं? 9650 ये दिए गए। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, 10 रह जाएगा। तो क्या होगा? 108 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, शाबाश, तो 10.8 आ जाएगा। तो 10.8 ग्राम डिपॉजिट होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 104 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी है, डी ऑप्शन है, सही है, सॉरी, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर द अंडरलाइन एलिमेंट शो द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स? जी ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में अगर आप लोग देखें अमोनिया है तो अमोनिया में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का -3 है, और दूसरे नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड 4, ये +4 है कि नहीं है? तो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है कम है? तो अंडरलाइन एटम के दरमियान इनमें जो बाकी कंपाउंड्स हैं उनमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस देखें और इसमें देखें तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है देखें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर द अंडरलाइन एलिमेंट शो द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट? तो यहाँ पे एक जगह पे -3, दूसरी जगह पे +4 है, और नेक्स्ट फास्फोरस है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, आप लोग गौर से देखें। फिर उसके बाद NO2 और NO में, इन सब में द डिफरेंस 2 और 3 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, -3 और +4 है। तो यहाँ पे डिफरेंस राउंड अबाउट जो है आप लोग देखें तो माइनस जो है राउंड अबाउट 7 का डिफरेंस आता है। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 में ए ऑप्शन बनता है। और बाकी बी ऑप्शन में देखिए 2 और 4 का डिफरेंस, सॉरी 2 और जो है 2 का डिफरेंस है। अगर आप लोग सी ऑप्शन में देखिए तो उस पे 1 का डिफरेंस है। अगर आप बी ऑप्शन में देखिए वहां पे भी 2 का डिफरेंस है। तो जहां पे 2 का डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? 7 का डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पे आता है। क्वेश्चन नंबर 106 को देखें, क्वेश्चन नंबर 106। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया गया है, खासा लंबी चौड़ी कहानी इसमें लिखी गई है, और आप लोगों से सिर्फ डिमांड ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करें इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करें तो बता सकते हैं कि इसमें कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अगर आप, शाबाश, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन। अच्छा, आप लोग गौर से कि सोडियम कार्बोनेट चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे मिल रहा है, कार्बोनेट चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन चेंज इनटू ऑक्साइड -2, बस दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो H2O फॉर्म में है, लेकिन हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 0 से -2 पे जा रहा है, और ये अगर आप लोग देखें +4 से +2 पे जा रहा है। तो +4 से +2 पे जाना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? और मुझे बताए 0 से -2 पे जाना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इसमें बोथ ए, बी एंड सी ऑप्शन होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 106 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास है, बोथ बी एंड सी जो है ये दोनों ऑप्शन इसमें आते हैं।
Enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound from its constituent element and product in their standard state is called standard heat of formation. Mostly हम formation लेते हैं कि जब भी the enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound, अगर आप लोग 1 mole of a compound बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, गैस है, ऑक्सीजन है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे गैस है और इन दोनों को कंबाइन करते हैं और आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो द एंथैल्पी चेंज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 में ए ऑप्शन बनता है. A state of gas can be described. अगर आप लोग देखें ये गैस है तो गैस कैन बी डिस्क्राइब, द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब. प्रेशर अप्लाई करें, टेम्परेचर चेंज करें वॉल्यूम के साथ. जी सॉरी ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मोर प्रोमिनेंट. रिएक्शन को अगर आप इसको रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर बनता है, इसको रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. लेकिन यहां पे अगर आपके पास 1 मोल पे जब बात आ जाती है तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड, प्रोमिनेंट वर्ड, दैट इज द फॉर्मेशन का वर्ड यूज होता है. फॉर्मेशन का वर्ड जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पे आ जाता है. अच्छा, अगर आप लोग गौर से नेक्स्ट पॉइंट को जोर से देखिए, स्टेट, टेम्परेचर कम करने से गैसेस का स्टेट चेंज होता है, प्रेशर चेंज करने से स्टेट चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है. ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. तो ऑल ऑफ दीज आर द स्टेट फंक्शन और यहां पे सी ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 108 में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर स्टेट फंक्शंस है जो स्टेट ऑफ द गैस को डिस्क्राइब करवाते हैं. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? डेंसिटी फिक्स होती है, वेपर प्रेशर जो है फिक्स होती है, नेगेटिव सॉरी टेम्परेचर जो है फिक्स होता है. लेकिन अगर आप एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है जो मास डिपेंडेंट होती है. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां पे मास ज्यादा होता है वहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है. तो कंसंट्रेशन का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है. तो यहां पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप लोग गौर से कि कंसंट्रेशन है 109 में डी ऑप्शन. द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर द रेड फास्फोरस नेगेटिव होती है. बिल्कुल, अगर आप व्हाइट फास्फोरस के लिए क्या लेते हैं? 0 लेते हैं. शाबाश. तो 110 में अगर आप लोग देखें तो यहां पे इसके लिए नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव. सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर टू प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, वीक बेस एंड इसका साल्ट. अमोनियम जो है अगर आप लोग कार्बनिक एसिड एंड जो है इसका साल्ट, ठीक है, मिक्सिंग है. और दूसरा इक्वल वॉल्यूम ऑफ कार्बोनेट सॉरी इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एंड कार्बनिक एसिड. अमोनिया और कार्बनिक एसिड की कॉम्बिनेशन से आपके पास यहां पे नहीं बन रहा है. तो इसका बोथ ए एंड बी ऑप्शन. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 111 में आपका डी ऑप्शन बनता है. हाँ, वीक एसिड एंड देयर साल्ट, वीक बेस एंड देयर साल्ट. फर्स्ट वाला आप लोग देखें वीक एसिड, वीक बेस एंड देयर साल्ट का कॉम्बिनेशन है. और सेकंड ऑप्शन पे अगर बी ऑप्शन को देखें तो ये आप लोग के पास वीक एसिड एंड देयर साल्ट का कॉम्बिनेशन है. ये दोनों बफर बनाते हैं. लेकिन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया और कार्बोनेट एंड ये बफर नहीं बनाते. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी 0. व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड? क्या ये पॉजिटिव हो सकती है और क्या ये नेगेटिव हो सकती है? तो याद रखिए द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, दोनों पॉसिबल है. अच्छा, अगर आप लोग देखें द 113 इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू. शाबाश. हाँ, अगर आप लोगों से कांस्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू ओनली हीट ऑफ द रिएक्शन. तो ये सिर्फ वर्क नहीं होगा ना. तो क्वेश्चन क्या है कि इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी E1 से E2 पे चला जाए, सो व्हाट इट इज इक्वल टू द हीट चेंज. ये हीट के बराबर होगा. तो ए ऑप्शन इसमें होगा. क्वेश्चन नंबर 113 में ए ऑप्शन बनता है. क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इफ 300 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम and 20 calories of the work is done on the system. So we know that heat is equal to internal energy and plus work. Find out the internal energy QP minus work. और यहां पे अगर आप लोगों से 300 कैलोरीज हीट हो
और प्लीज अगर आप देखिए वर्क कितना हो 20 कैलोरीज जो है आप लोगों के पास यही वर्क है, तो दोनों का डिफरेंस निकाले 280 बनता है। तो QP माइनस वर्क दैट इज योर डिफरेंस ऑफ डेल्टा E आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 ए ऑप्शन है, 280 कैलोरीज होगा। एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड बर्निंग इट स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी आप एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग के लिए कंबशन का वर्ड यूज करते हैं। सो द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, the enthalpy change for 1 mole of a compound burning at a standard condition is called standard heat of combustion। तो 115 में अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 116 को देखें, चेंज एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज ड्यू टू द हीट एंटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे इसको मेजर किया जाता है, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। When heat enter into a system at constant pressure, then the internal energy of a system इंक्रीज की तरफ चली जाती है, कि जब भी आप सिस्टम बाहर सराउंडिंग से इसमें एनर्जी ऐड करते हैं तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की तरफ चली जाती है। ए ऑप्शन इस पे करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर जो है नेगेटिव वैल्यू फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना स्मॉलेस्ट होगा, नेगेटिव होगा, कम होगा, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो पॉइंट ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 118 में आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसका जितना स्मॉलेस्ट की तरफ जाएगा उसका प्लीज उसका रिड्यूसिंग पावर इतना ज्यादा होगा। एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन अ रिएक्शन रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड, प्लीज अगर आप लोग देखिए रेट लॉ हम इसको कहते हैं कि नहीं है, तो रेट लॉ, तो प्लीज अगर आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लोग गौर से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, पढ़ा है ना आप लोगों ने। सो द एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन अ रिएक्शन रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द रेट लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 119 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन करेक्ट है। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, फाइंड आउट द रेट लॉ। तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रिएक्टिंग सब्सटेंस इन्वॉल्व होती है वो हमें रेट लॉ से एक्सप्रेशन करवाती है। तो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप अगर आप लोग देखें, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप जिसमें 2NO2 इन्वॉल्व है, एंड इट चेंज इनटू NO और साथ में NO3 में चेंज होता है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। तो यही आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन में हमने इसकी एक्सप्रेशन करवानी है। तो आप लोग इसके लिए क्वेश्चन नंबर 120 के लिए अगर आप लोग देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121, हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो चेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज डबल एंड दैट ऑफ Y इज हाफ। अगर हम क्या करते हैं, यहां पे रेट लॉ आपको गिवन है, प्लीज आप इक्वेशन को देखें, इक्वेशन में आप लोगों को रेट लॉ गिवन है कि Y की कंसंट्रेशन और यहां पे ये रेट है। तो रेट जो है फॉर एग्जांपल R1 है, ये मेरे पास कंसंट्रेशन जो भी है, अगर हम क्या करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को, ये 1 है और ये भी 1 है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर लेता हूं और इसकी कंसंट्रेशन को 1 टाइम कम कर लेता हूं, हाफ कर लेता हूं, इसको हाफ कर लेते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Y इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द X इज डबल, स्टेटमेंट को देखिए, हाउ मेनी टाइम विल द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन 3X plus 3Y change into H2 change if the concentration of a substance X is double and that of Y is half, उसको रिड्यूस करे। तो ये अगर मैं डबल करवाता हूं तो यहां पे स्क्वायर टाइम चेंज आएगा, और जब मैं इसको हाफ करवाता हूं ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो यहां पे 2 टाइम 1 और हाफ टाइम चेंज आएगा। तो ओवरऑल रेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज अगर आप देखिए 4 मल्टीप्लाइड 1/2, तो 2R1 जो है आप लोगों के पास यहां पे चेंज आएगा। तो 2 टाइम जो है आप लोगों के पास यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की तरफ चला जाएगा। सो द रिएक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 121 में सी ऑप्शन पे आप लोगों के पास यहां पे आ जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, तो क्रोमेट जो है अगर आप लोग गौर से देखिए क्रोमेट, और यहां पे 6 आयरन है, +2 से जो है ये +3 में चेंज हो रहा है, +3 में, इट मींस 6 +2 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। So the total transfer of electron between this oxidizing agent और reducing agent में कितने हैं, 6 बनते हैं।
6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आप लोग सुने ना, देखो गुरिये, ये बात गौर से सुने। अगर आप लोग देखिए एक क्रोमियम अगर आप सिर्फ क्रोमियम के साइड से निकालते हैं तो आप लोग देखिए क्रोमियम के साइड से निकाल देता हूं। अगर आप आयरन के साइड से देखिए, 6 आयरन है ना, एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 6 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर आप क्रोमियम के साइड से निकालते हैं, ये आपकी मर्जी है, जिस साइड से आप लोग निकालना सकते हैं वो निकाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। सुने, एक क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये एक क्रोमियम के 2 है। तो अगर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द +6 से +3 पे जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 है। सो द टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इसमें बनता है। इसमें डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 122 में आपके पास डी ऑप्शन बनता है।